हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, अगर आप जेई की प्रेपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो आपके सभी टॉपिक्स सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आएंगी हमारी सारी वीडियोस जिसमें हम आपको फिजिक्स के सभी चैप्टर सभी कंसेप्ट्स सब पढ़ाएंगे। तो अगर आप जेई क्लियर करना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जेई में जो सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं फिजिक्स में वो है मैथमेटिकल टूल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यही फिजिक्स का चैप्टर है और इसका नाम मैथमेटिकल टूल्स क्यों है। क्योंकि बच्चों, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैथ्स के काफी कंसेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो इस चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे, उन कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको फिजिक्स में यूज आएंगे। हालांकि इन सभी कंसेप्ट्स को आप मैथ में भी बाद में पढ़ोगे, पर अभी हम उतना बताएंगे जितना आपको क्वेश्चंस करने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स में वो है फंक्शन। तो अब बात किया जाए कि ये फंक्शन होता क्या है। अगर सिंपल आसान सी भाषा में कहा जाए कि मान लो कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो भी चीज उनका रिलेशन दे उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन। सपोज करो मैं आपको बोलूं कि सर्कल का एरिया क्या है। आप बोलोगे सर्कल का एरिया है जी पाई आर स्क्वायर। आप क्या बोलोगे, सर्कल का अगर एरिया देखो, एरिया ऑफ सर्कल, तो आप बोलोगे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर बात की जाए कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। हम कह सकते हैं डिपेंड ऑन आर। सर्कल का एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर। तो हम इजीली कह सकते हैं अगर सर्कल का एरिया रेडियस पे डिपेंड करता है तो इसको मैथमेटिकली कह देते हैं कि एरिया इज फंक्शन ऑफ आर। तो इसी टर्म को हम फंक्शन कहते हैं, कुल मिला के जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताए। अब अगर रेडियस छोटा होगा तो एरिया भी कम हो जाएगा, अगर रेडियस ज्यादा होगा तो एरिया भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब हर रेडियस पर एरिया की कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आएगी। तो इसी को हम कहते हैं फंक्शंस। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज relationship between independent and dependent वेरिएबल। अब बात किया जाए कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। एग्जाम्पल सपोज करो कि हमें कोई इक्वेशन दे रखी है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ये सपोज करो हमें रिलेशन दे रखा है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। सपोज करो कि मुझे दे रखा है कि x इज इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 होती तो y की वैल्यू क्या आती, तो y की वैल्यू आती 3x। अब x कितना है 0, 3 इंटू 0 प्लस 2, यानी y की वैल्यू कितनी आती 2। पर यही अगर मुझे x की वैल्यू सपोज करो गिवन होती 1, अगर मुझे x की वैल्यू 1 दी होती तो y की वैल्यू कितनी आती, y की वैल्यू आती 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि 5। अब आप नोट कर रहे हो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं मुझे आउटपुट मिल रहा है। कहने का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि x हम इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। मतलब हमने कोई इनपुट दिया और हमें आउटपुट में कोई वैल्यू मिली। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और हमें y की वैल्यू मिल रही है, तो यहीं पर हम कहेंगे कि x हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को हम कहेंगे
डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि सपोज करो हमें दे रखा है, मान लो हमें वैल्यू गिवन है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब यहां पे भी अगर आप देखो तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो x की कोई वैल्यू पुट करेंगे हमें y की वैल्यू मिलेगी। अब फंक्शन तो हमें बच्चों समझ में आ गया कि फंक्शन होता क्या है। कुल मिलाकर दो वेरिएबल्स के बीच में जो भी रिलेशन है उसे हम बोलते हैं फंक्शन। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, इसकी अगर नोटेशन देखी जाए, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं। तो अगर हम कहें इफ y डिपेंड्स ऑन x, तो हम इसको कह सकते हैं वी कैन से y इज फंक्शन ऑफ x। यानी हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये इसकी नोटेशन है। मतलब अब कहीं पर भी लिखा आ जाए कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो इसका मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। अब आप बोलोगे केवल f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं, हम किसी भी डिजिट का यूज कर सकते हैं। सपोज जैसे y इज इक्वल टू f ऑफ x है, अगर आपको ऐसे दिया जाए कि y इज इक्वल टू g ऑफ x, तो आप जरूरी नहीं फंक्शन को f से रिप्रेजेंट करो, फंक्शन को हम g से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p से, किसी भी टर्म से कर सकते हैं, पर नॉर्मली इन जनरल हम उसे f ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोल देते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x। तो ये तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ कि फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अब देखा जाए, सपोज करो अब फंक्शन को अगर ढंग से समझें तो हम कह सकते हैं फंक्शन एक तरह से एक मशीन है। फंक्शन एक तरह से एक मशीन है जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं तो हमें मिलता है कोई आउटपुट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज हमने इनपुट दिया x। अब फंक्शन है कोई मशीन, तो फंक्शन ने क्या किया कि x में कुछ चेंजेस किए। जैसे हमने इनपुट दिया x और सपोज करो फंक्शन है हमारा x स्क्वायर प्लस 2 और हमें आउटपुट में मिला सपोज करो y, आउटपुट में मिला y। तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2। अब मान लो मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करी और फंक्शन में पुट करी, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 स्क्वायर प्लस 2, मतलब y की वैल्यू आएगी 2। अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू सपोज करो 1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 स्क्वायर प्लस 2, मतलब मिलेगी 3। तो इस तरीके से मैं किसी भी फंक्शन की वैल्यू पता कर सकता हूँ। अब इसका हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर फंक्शन से आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हमें पूछा गया है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और हमें लिखा है कि फाइंड f ऑफ 0। बी पार्ट सपोज करो हमें पूछा है फाइंड f ऑफ 1। सी पार्ट सपोज करो हमें पूछा है फाइंड f ऑफ 2। और एक थोड़ा सा मुश्किल पार्ट देख लेते हैं। और डी पार्ट में सपोज करो हमें पूछा है कि f ऑफ 1। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट अगर आप देखें, आपको पूछा है f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन देखते ही आप बता सकते हो कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x।
अब आपको क्वेश्चन में दिया है f ऑफ 0, मतलब x की वैल्यू कितनी गिवन है 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू एक्स प्लस 4। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ये तो है हमारा ए पार्ट। तो पहले का आंसर y इज इक्वल टू 4। सपोज करो सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है कि हमें फाइंड करना है f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 फाइंड करना है आपको, यानी आप देखते ही बता सकते हो कि x की वैल्यू कितनी है 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस 4, यानी 3 इंटू 1 प्लस 4। तो ये कितना आ गया 7। मतलब यहां पे हमारे पास आंसर आ गया है y इज इक्वल टू 7। फिर थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है कि हमें फाइंड करना है f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 क्या होगा बच्चे, तो f ऑफ 2 अगर हम देखें तो यहां पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी 3x प्लस 4, यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10। अब लास्ट पार्ट देखते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो पता नहीं क्या हो गया, इसको देख के बच्चे घबरा जाएंगे कि ये तो बहुत मुश्किल सवाल दे दिया सर ने, f ऑफ 1। पर बच्चों नहीं, इसके लिए भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। बिल्कुल शांत दिमाग से अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया हुआ है f ऑफ 1, यानी कि यहाँ पे x की जगह किसको दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है f ऑफ 1। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ पे x की जगह पे क्या दे रखा है f ऑफ 1, यानी 3 इंटू f ऑफ 1 प्लस 4। अब f ऑफ 1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी, अगर f ऑफ 1 की वैल्यू देखो तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 7, यानी f ऑफ 1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है 7 प्लस 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। मतलब जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो जो फंक्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर आप फिजिक्स की ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।